गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्रथम पाठ किया था, अभी दूसरे पाठ में देखेंगे आगे की कहानी। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। सांड यानी बोल। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। सबने कहा ये सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे, वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। बलदेव चचा तो लोगों को बहुत उत्साह दिलाते थे, अब मौलवी साहब को भी उत्साह दिला दिए, लेकिन सांड को क्या वो मारेंगे? सांड ने उसे उन्हें ही उठाकर पटक दिया। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कर दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुराने किस्म की थी। हुआ क्या कि एक दिन बंदूक चलाने का प्रैक्टिस कराया जा रहा था, मौलवी साहब को सिखाया जा रहा था। मौलवी साहब तो कहते थे कि मुझे बंदूक चलाना भी आता है। तो एक दिन बहुत ऊंचाई पर उन्होंने देखा कि एक गिद्ध बैठा हुआ था। उस पर उन्होंने निशाना लगाया, लेकिन है क्या कि वो जो बंदूक थी वो बहुत पुरानी किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। फिर निशाना मौलवी साहब को ही लगा। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पति की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। ये मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब आए। अब दूसरे जो मौलवी साहब थे वो थोड़ा सीरियस गंभीर किस्म के आदमी थे, पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। तो इन्हें सप्ताह में 5 दिन फारसी पढ़ाया जाता था, जिसमें बृहस्पतिवार यानी थर्सडे दोपहर के बाद से फ्राइडे दोपहर तक फारसी से उन्हें छुट्टी मिल जाती थी। खेलने कूदने के लिए भी उन्हें समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। क्या होता था इस समय? दिनचर्या अलग हो गया था। खूब सवेरे बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते थे और उठकर वो मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में एक कमरे में रहते थे। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। तख्तपोश पुराने जमाने का जो बेड होता था, चौकी, उसे तख्तपोश कहा जाता था। उस पर बैठकर वे लोग पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले दिन का पाठ था, पिछला पाठ था, उसे आकर वो लोग दोहराते थे। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। क्या होता था कि सुबह जल्दी उठते थे। जल्दी उठ करके वे लोग सीधा मौलवी साहब के घर जाते थे। वहाँ पुराने ज़माने की जो ट्रेडिशनल बेड होती थी, तख्तपोश चौकी की तरह का, उस पर बैठकर वे लोग पढ़ा करते थे। पढ़ने के लिए सबसे पहले वो लोग पहले का जो पाठ था उसे रिवाइज करते थे। जो जितना जल्दी पाठ को याद कर लेता था उसे नया पाठ शुरू करवा दिया जाता था। इसके तब तक क्या होता था, सूर्योदय हो जाता था, सूर्य निकल जाता था और फिर ये लोग अपने घर में आकर मुंह हाथ धोकर कुछ नाश्ता करते थे। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इसमें आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। इस नाश्ता करके वे लोग जब लौटते थे तो जो भी वो याद किए थे
वो सब मौलवी साहब को सुनाना पड़ता था। इसके बाद किताब बंद हो जाती थी, तख्ती निकालते थे, स्लेट निकालते थे और स्लेट पर वो लोग बैठ कर लिखते थे। स्लेट जब भर जाती थी तो उसे धोना पड़ता था। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता, धोते वक्त खेलने का भी मौका मिल जाता था, आराम से धोते थे। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते, दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। फिर दोपहर के समय नहाने खाने के लिए 1 या 1.5 घंटा मिलता था। फिर वो मौलवी साहब के घर आके उसी तख्तपोश पर वे लोग लेट जाते थे, सोते थे और मौलवी साहब सामने चारपाई यानी एक खटिया पर वो भी सोए। संध्या को जल्दी नींद आती, डर रहता था कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे, जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उसे दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सूख लेती और दिया जल्द बूझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। शाम को तो नींद बहुत जोरदार आती थी, तो जैसे ही अगर वो पलक झपकी लेते हुए देख ले मौलवी साहब तो बहुत डांटते थे, मारते भी थे। तो छुट्टी करने के लिए, जल्दी छुट्टी करने के लिए 2 उपाय था। यमुना भाई जो खेल का लीडर थे भाई, सारा काम उन्हीं के देख रेख में होता था। पढ़ने के लिए जो तेल का दिया जलाया जाता था, लालटेन डिबरी जो गाँव में भी चलता है, तो वो जलाया जाता था। तो यमुना भाई क्या करते थे, रेत यानी बालू की छोटी सी पोटली बनाते थे, एक कपड़े में थोड़ा सा बालू रख देते थे और धीरे से वो तेल के दिए में छिपा कर रख देते थे। होता क्या था, जितना तेल भरा जाता था वो बालू उस तेल को सोख लेता था और दिया जल्दी बुझने लगता था। जब दिया जल्दी बुझने लगता तो मौलवी साहब जो दाई यानी उनकी जो घर में काम करती थी, उनका खाना वाना बनाती थी, देख रेख करती थी दाई, उन पर बहुत ही गुस्सा होते थे और मजबूरन उन्हें छुट्टी देना पड़ता था। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। और भी जो कुछ भी ज्ञान फारसी का हुआ सब मौलवी साहब के कारण ही हुआ। थोड़े दिनों के बाद इन्हें राजेंद्र प्रसाद को अपना घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा। तो छपरा जाते वक्त मौलवी साहब को भी दुख हुआ और फिर बच्चों को भी दुख हुआ कि वे अपना घर छोड़कर जा रहे थे। तो इस तरह ये राजेंद्र प्रसाद की बचपन की कुछ घटनाओं को दर्शाया गया। बूंद बूंद ज्ञान। सबसे अधिक ज्ञानी वही है जो अपनी कमियों को समझकर उनका सुधार कर सकता है। ज्ञानी कौन कहलाता है? जो अपनी गलती को, हम में क्या गलती है, इस गलती को पहचान कर उसे सुधारता है। अध्ययन उल्लास और योग्यता का कारण बनता है। अध्ययन पढ़ाई लिखाई भी जो है, किसी चीज को सीखना, वो भी उल्लास या खुशी और योग्यता, उसमें निपुणता का कारण बनता है। अगर हम किसी चीज का अध्ययन नहीं करेंगे, किसी चीज को सीखेंगे ही नहीं, तो उसमें मजा कहाँ से आएगा। 8 संदेश। बचपन की यादें मन को आनंदित करने वाली होती हैं। बचपन में सीखा गया अनुशासन जीवन भर व्यवहार में रहता है। बचपन की बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं बड़े होकर के, वो हमें बहुत ही खुशी देती है, आनंद देती है। वो या तो अच्छी घटना हो या गलत घटना हो। बचपन में सीखा गया अनुशासन जीवन भर व्यवहार में रहता है। बचपन में जो भी हम लोग अनुशासन सीखते हैं वो जिंदगी भर हमारे व्यवहार में रहता है। इसलिए अभी से आप लोग भी जो अनुशासन सीख रहे हैं उसे अच्छी तरह से सीखिए ताकि वो बड़े होकर आपके काम में आएगा। क्लियर? अब हम लोग शब्दार्थ अर्थ जाने देखेंगे और कठिन शब्द पठन और श्रुत लेंगे। प्रचलित, जिसका चलन हो, जो उस समय चल रहा हो। जैसे आजकल के प्रचलन में क्या है, मोबाइल है ना। विचित्र,
अजीब, सहम कर, डर कर, प्रथा, रिवाज, कौतूहल, आश्चर्य, तर तेजी से यानी बहुत ही स्पीड में। पठन और श्रुतलेख देखेंगे, आप लोग भी घर में पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। प्रचलित, सुपुर्द, विचित्र, मजाक, कौतूहल, बेखौफ, शान, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, तख्तपोश, सूर्योदय, हुक्म, हुक्म मतलब आज्ञा देना, अक्षरारंभ, अक्षरारंभ में रॉ के अनुसार भी दे सकते हैं या आधा मौ भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है, दो के नीचे हलंत यो आकर, या फिर इस तरह से दो और यो मिला हुआ। कुटुंब, कुटुंब यानी परिवार। गिद्ध दो के नीचे इस तरह भी होता है, हलंत भी होता है, ये दो के नीचे हम लोग धौ को भी लिखते हैं। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की बचपन की घटनाओं को पढ़कर आपको तो बहुत आनंद आया होगा, है ना। इस पाठ को घर में अच्छी तरह से फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद अगर कोई डाउट होती है तो कल के गूगल मीट क्लास में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।